हेलो गाइस, ए प्लस प्रतिभा क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश की अनुसूचित जनजातियां। तो हेडिंग लगा लीजिए, टॉपिक है हमारा मध्य प्रदेश की अनुसूचित जनजातियां। तो संविधान के अनुच्छेद 341 में इन जातियों को सूचीबद्ध किया गया है। तो ये सारी बातें हम लिखेंगे। इसके बाद हम प्रमुख जनजातियां कौन कौन से लिखेंगे। तो थोड़ी सी जानकारी एक बार इनके बारे में लिख लीजिए। लिखिए, संविधान के अनुच्छेद 341 में लिखिए संविधान के अनुच्छेद कौन सा 341 में सूचीबद्ध जो जातियां हैं, लिखिए सूचीबद्ध जातियां अनुसूचित जनजातियां कहलाती हैं। क्या कहलाएंगी? अनुसूचित जनजातियां कहलाएंगी। तो जैसे बात करें सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की जो राज्यवार अनुसूचित जातियों की सूची के आधार पर लगभग 48 जो है अनुसूचित जनजातियां पाई जाती हैं। तो लिख लीजिए ये बात, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। लिखिए सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता। लिखिए अधिकारिता मंत्रालय की राज्यवार अनुसूचित जातियों की सूची के आधार पर राज्य में 48 अनुसूचित जातियां पाई जाती हैं। लिखिए 48 अनुसूचित जातियां पाई जाती हैं। तो देखिए संविधान के अनुच्छेद 341 में जातियों को सूचीबद्ध किया गया है। कहाँ? तो 341 अनुच्छेद जो है उसमें जनजातियों को सूचीबद्ध किया गया है। और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की राज्यवार अनुसूचित जातियों की जो सूची के आधार पर राज्य में 48 अनुसूचित जातियां पाई गई हैं। कितनी पाई गई हैं? 48। लिख लीजिए, जिसमें चरमकार जाति मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी अनुसूचित जाति है। लिखेंगे, पहले आप ये नोट कर लीजिए, इसके बाद आगे देखते हैं। तो लिख लीजिए, जिनमें चरमकार जाति, लिखिए जिनमें चरमकार जाति मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी अनुसूचित जाति है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी अनुसूचित जाति है। तो देखिए बलाई है, बेड़िया है, लखारा, बरोड, ये सारी क्या है? ये अनुसूचित जातियां ही तो है। तो देखिए अनुसूचित जातियों की बात करें तो साक्षरता दर 58.6% है। साक्षर जिला कौन सा? बालाघाट। तो ये सारी बातें हम देखेंगे। तो आप इतना ही ध्यान में रखिए बस, चरमकार जाति मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी अनुसूचित जाति है। आप अब हेडिंग लगा लीजिए, जैसे मध्य प्रदेश के झाबुआ से सतपुड़ा पर्वत, मिकाल पर्वत, अब बखेलखंड तक अनुसूचित जातियों का संकेंद्रण है वो अधिक पाया जाता है। जिसमें जैसे कि राज्य का थार है। कौन से जिले की बात हो रही है?
थार है, झाबुआ है, मंडला है। इन जिलों में क्या है, अनुसूचित जातियों की जनसंख्या प्रतिशत की संख्या बात करें तो 50% तक जनजातियां हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग लगा लीजिए गोंड जनजाति। तो देखिए गोंड जनजाति के बारे में सारी बातें पढ़ते हैं, तो आप हेडिंग लगा लीजिए गोंड जनजाति। लगाइए गोंड जनजाति। इसमें इनका धार्मिक जीवन, इनकी आर्थिक स्थिति, इनके सुधार, आर्थिक जीवन, सामाजिक जीवन, सारी जो परंपराएं हैं उन सब की बात हमें करते हैं। तो देखिए गोंड जनजाति, तो गोंड जनजाति जनसंख्या की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। याद रखिए परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। लिखिए गोंड जनजाति, लिखिए ये जनजाति जनसंख्या की दृष्टि से, लिखिए जनसंख्या की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, सबसे बड़ी जनजाति है, याद रहेगी बात। तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी जनजाति गोंड जनजाति, और यह मुख्य रूप से मध्य जो जिले हैं उनमें केंद्रित है। लिखिए यह मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के, यह मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के मध्य जिलों में केंद्रित है। मध्य जिलों में क्या है, केंद्रित है। तो बात करें जनजाति की, तो नर्मदा के दोनों ओर विंध्यन और सतपुड़ा के बीच जो पहाड़ी क्षेत्र है उनमें गोंड जनजाति निवास करती है। और द्रविड़ियन मूल यानी कि प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड की है ये। तो कथाओं में गोंडों की उत्पत्ति किससे, बोरादेव से, अर्थात बोरादेव किसको कहा गया है, महादेव को कहा गया है। कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, मैं लिख रही हूँ, आप साथ साथ नोट कीजिए, इसके बाद याद करते हैं इनको। तो लिख लीजिए आगे, यह जनजाति नर्मदा के दोनों ओर, लिखिए यह जनजाति नर्मदा के दोनों ओर, नर्मदा के दोनों ओर विंध्यन और सतपुड़ा के पहाड़ी क्षेत्रों में, लिखिए विंध्य एवं सतपुड़ा के पहाड़ी क्षेत्रों में, सतपुड़ा के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है, पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। तो देखिए गोंड जनजाति, ये जनजाति जनसंख्या की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। कौन सी जनजाति, गोंड जनजाति, और यह मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के जो बीच के जिले हैं मध्य में केंद्रित जिलों में पाई जाती है। जनजाति की बात करें तो नर्मदा के दोनों ओर विंध्यन एवं सतपुड़ा के पहाड़ी क्षेत्रों में ये पाई जाती है। नेक्स्ट देखिए गोंड जनजाति में देखना है आगे। तो देखिए लिखिए यह जनजाति, यह जनजाति द्रविड़ियन मूल की है, मूल की है। कथाओं में गोंडों की उत्पत्ति बोरादेव अर्थात महादेव से बताई गई है। लिख लीजिए कथाओं में, लिखिए कथाओं में इनकी उत्पत्ति
बोरोदेव या बोरादेव या महादेव से मानी जाती है। तो देखिए इनकी शारीरिक बनावट की अगर बात करें तो त्वचा का रंग कैसे काला, बाल काले, नाक क्या होती है थोड़ी भारी, सिर गोलाकार, सुगठित जो शरीर है मुंह थोड़ा चौड़ा होता है। तो इनकी बनावट भी लिख लेते हैं। लिखिए शारीरिक बनावट। शारीरिक बनावट। तो शारीरिक बनावट में देखिए क्या बताया मैंने, त्वचा का रंग काला, त्वचा का रंग लिखिए काला, बाल काले, नाक भारी, नाक भारी होती है, मुंह होता है वो चौड़ा होता है। तो ये सारी क्या इनकी शारीरिक बनावट है। तो देखिए गौंड जनजाति पढ़ रहे हैं तो यह जनजाति द्रविडियन मूल की है। कथाओं में इनकी उत्पत्ति बोरादेव या महादेव से मानी गई है। किससे मानी गई है? बोरादेव या महादेव से। शारीरिक बनावट की अगर बात करें तो त्वचा का रंग काला, बाल काले, नाक भारी और मुंह क्या होता है? चौड़ा होता है। आगे लिखे इनका सामाजिक जीवन। तब बात करते हैं इनके सामाजिक जीवन की। तो हेडिंग लगाइए सामाजिक जीवन। अब इनके सामाजिक जीवन की जो घटनाएं हैं, सामाजिक जीवन है इनका किस प्रकार का है, वो सारी बातें पढ़ते हैं। तो आप लगा लीजिए सामाजिक जीवन। तो देखिए ये क्या है? पितृस्थात्मक है। पहले तो ये लिख लीजिए गौड़ जनजाति पितृस्थात्मक है। पितृसत्तात्मक। और गोंडों में अगर बात करें तो समगोत्रीय विवाह नहीं होते। लिखिए इनमें समगोत्रीय, लिखिए समगोत्रीय, एक ही गोत्र के विवाह नहीं होते। लिख लीजिए बात, समगोत्रीय विवाह नहीं होते। तो इनमें विवाह सहमति के आधार पर होते हैं। लिख लीजिए इनमें विवाह सहमति के आधार पर होते हैं। सहमति के आधार पर होते हैं। तो देखिए गोंडों द्वारा मंडप में किया जाने वाला जो विवाह का जो मंडप होता है उसे क्या बोलेंगे? मंडवातारी कहा जाता है। जो 3 प्रकार के होंगे, एक तो पठौनी होगा, एक चंड होगा और इसके अतिरिक्त एक पलायन विवाह भी होता है, जिसे वो अपनी भाषा में क्या बोलते हैं? लांछना। तो ये सारी बातें लिखेंगे। पहले ये लिख लीजिए पितृसत्तात्मक है और इनमें समगोत्रीय विवाह नहीं होते। क्या नहीं होते? समगोत्रीय विवाह नहीं होते। इनमें विवाह सहमति के आधार पर होते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो देखिए आगे बात करते हैं इसमें। तो लिखिए गोंडों द्वारा मंडप में किए जाने वाले विवाह को, लिखिए गोंडों द्वारा मंडप में किए जाने वाले, मंडप में किए जाने वाले विवाह को क्या बोलते हैं? मंडप में किए जाने वाले विवाह को बोलते हैं मंडवातरी। लिखिए मंडवातरी बोलते हैं। मंडवातरी
विवाह बोला जाता है जो 3 प्रकार के होते हैं? लिखिए, जो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से? तो पठौनी विवाह, लिखिए पठौनी विवाह, चढ़ विवाह, चढ़ विवाह, और एक और होता है इसके अतिरिक्त में पलायन विवाह, पलायन विवाह, जिसको अपनी भाषा में, ये अपनी भाषा में क्या कहते हैं? लांछना, लांछना कहते हैं। तो ये विवाह प्रथा में पाई जाती है। तो गौड़ जनजाति में वधू मूल्य का प्रचलन बहुत ज्यादा है, अत्यधिक है। लिख लीजिए, गौड़ जनजाति में वधू का मूल्य प्रचलन। लिखिए, गौड़ जनजाति में वधू का मूल्य प्रचलन अत्यधिक है, मूल्य प्रचलन अधिक है। तो देखिए, गोंडों में मंडप में किए जाने वाले विवाह को क्या कहते हैं? मंडवातारी। क्या बोलते हैं? मंडवातरी बोलते हैं। जो मंडप में विवाह होता है, कितने प्रकार के होंगे? 3 प्रकार के। कौन कौन से? एक तो हो गया पठौनी विवाह, एक चंड विवाह, एक पलायन विवाह। इसे अपनी भाषा में बोलते हैं ये लांछना। क्या बोलते हैं? लांछना बोलेंगे। और गौड़ जनजाति में वधू का मूल्य अधिक प्रचलित है। आगे लिखिए, आगे बात करें तो सामाजिक जीवन में लिखना है। तो आगे लिखिए, गोंडों में मामा बुआ की लड़की से विवाह करना क्या है? सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। ऐसे विवाह को दूध लोटावा कहा जाता है। लिखिए, गोंडों में मामा बुआ की लड़की से, लिखिए मामा बुआ, मामा बुआ की लड़की से विवाह करना सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। और ऐसे विवाह को दूध लोटावा कहा जाता है। लिखिए, ऐसे विवाह को, ऐसे विवाह को दूध लोटावा कहा जाता है। दूध लोटावा कहा जाता है। मामा बुआ की लड़की से विवाह करना क्या है? श्रेष्ठ मानेंगे ये लोग, और क्या कहेंगे? दूध लोटावा कहा जाता है उसे। तो गौड़ में अविवाहित युवक युवती के लिए क्या है? घोटू नामक एक संस्था होती है। लिखिए, गौड़ में अविवाहित युवती व युवक के लिए, लिखिए अविवाहित युवक एवं युवती के लिए किस नाम की? घोटुल नामक एक संस्था होती है। लिख लीजिए, घोटुले नामक एक संस्था होती है, संस्था होती है। तो देखिए, गौड़ जनजाति देख रहे हैं। तो सामाजिक जीवन में आगे देखिए क्या है? गोंडों में मामा बुआ की लड़की से विवाह करना क्या मानते हैं? सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। और ऐसे विवाह को दूध लोटावा कहा जाता है। और गौड़ जनजाति में अविवाहित युवक युवती के लिए क्या है? घोटुल नामक एक
संस्था है और इनमें दो प्रकार के वर्ग हैं, एक राजगुण है और एक धुरगुण है। ये बात लिखेंगे। तो लिखिए, दो प्रकार के वर्ग होते हैं। दो प्रकार के वर्ग हैं इनमें, एक तो राजगुण और दूसरा धुरगुण। तो ये क्या है? ये तो होते हैं जैसे जमींदार भूपति वर्ग, लिख लीजिए, जमींदार भूपति वर्ग या भूमिपति है मान लो। और ये धुरगुण क्या है? ये निम्न वर्ग है, निम्न वर्ग है। तो देखिए कितने वर्ग हैं इनके? दो वर्ग है। कितने वर्ग? दो, राजगुण और धुरगुण। तो जमींदार या भूपति वर्ग या भूमिपति वर्ग और धुरगुण होते हैं निम्न वर्ग के लोग। अब लिखिए इनका सांस्कृतिक जीवन। सांस्कृतिक जीवन लिखिए, हेडिंग लगाइए, सांस्कृतिक जीवन। सांस्कृतिक जीवन की अगर बात करें तो सांस्कृतिक जीवन के अंतर्गत लिखिए, गौड़ जनजाति के लोग वस्त्रों का कम उपयोग करते हैं। यहाँ की महिलाएं क्या करती हैं? गोदना गुदवाते हैं। आभूषण क्या है? इनके प्रिय हैं। लिखेंगे इसमें सारी बात। तो लिखेंगे गौड़ इस जनजाति के लोग, लिखिए इस जनजाति के लोग क्या करते हैं? तो वस्त्रों का उपयोग कम करते हैं, वस्त्रों का कम उपयोग करते हैं। उपयोग क्या करते हैं? कम करते हैं। और यहाँ की महिलाएं गोदना गुदवाती हैं। लिख लीजिए, यहाँ की महिलाएं गोदना गुदवाती हैं, गोदना गुदवाती हैं। और आभूषण इनके प्रिय हैं। लिखिए, आभूषण प्रिय होती हैं, आभूषण प्रिय होती हैं। आगे देखिए, जैसे बिंदरी, मरडई, हरढीली, झेरटाई क्या है? गोंडों के प्रमुख त्योहार है, प्रमुख पर्व है इनके। तो देखिए बिंदरी, मरडई लिख लीजिए, बिंदरी, मड़ई, हरढीली, लिखिए हरढीली, झेरटा, नवाखानी, बकपंथी, जवारा। जवारा गोंडों का प्रमुख पर्व है। तो ये है इनके प्रमुख पर्व। जैसे सेला है, कर्मा, ये क्या है? इनके नृत्य है। तो बिंद्री, मड़ई, हरढीली, झेरता, नवाखानी, ये सारे क्या है? ये तो इनके हैं त्योहार। अगर बात करें नृत्य की तो लिख लीजिए सेला, कर्मा, लिखिए सेला। आगे लिखिए कर्मा, बढ़ोनी, लिख लीजिए बढ़ोनी, बिरहा, कहरवा, सजनी, सुआ, दीवानी, ये प्रमुख नृत्य हैं। तो ये क्या है? प्रमुख
नृत्य हैं। तो देखिए एक बार, इस जनजाति के लोग वस्त्रों का उपयोग कम करते हैं। किन का उपयोग कम करते हैं? वस्त्रों का। महिला गोदना गुदवाती हैं, महिलाएं गोदना गुदवाती हैं। अपने हाथों पर पेंटिंग नहीं होती क्या गुदवाना? वैसे तो आभूषण के लिए होती है। बिंद्री, मडई, हरडिली, छेटा। याद रखिए एक बार, फिर से बोलिए मेरे साथ। बिंद्री, मडई, हरडिली, छेटा, नवाखानी, बंगपंथी, जवारा, ये क्या है? गोंडों के प्रमुख पर्व है। अगर बात करें सेला, कर्मा, भड़ोनी, बिरहा, कहरवा, सजनी, सुआ, दिवन, ये क्या है? ये है प्रमुख नृत्य। तो अब देखते हैं इनका आर्थिक जीवन। आप हेडिंग लगा लीजिए, आर्थिक जीवन। ये इनके सांस्कृतिक जीवन की बात हो गई। अब लगा लीजिए आप आर्थिक जीवन। लगाइए आर्थिक जीवन। आर्थिक जीवन। तो देखिए आर्थिक जीवन की अगर बात करें तो जो गोंड है स्वावलंबी आदिवासी हैं। इनका मुख्य व्यवसाय क्या है? कृषि करते हैं, मजदूरी भी करते हैं और बारी नामक खेती करते हैं। यहाँ सरसों है, साग सब्जी, कोडन, कुटकी, तंबाकू, ऐसे मान लो एक खेती भी कर लेते हैं, अपना काम ये चला लेते हैं। पेय जैसे कि मोटे अनाज, नमक का घोल, इनका क्या है? प्रमुख भोजन है। ये सारी बात हम आर्थिक जीवन में देखते हैं। तो लगा लीजिए हेडिंग आर्थिक जीवन, लिखना स्टार्ट कीजिए। गोंड स्वावलंबी आदिवासी हैं, लिख लीजिए ये स्वावलंबी आदिवासी हैं। स्वावलंबी आदिवासी हैं। इनका मुख्य व्यवसाय कृषि और मजदूरी है। प्रमुख व्यवसाय कृषि और मजदूरी है। लिखिए कृषि एवं मजदूरी। क्या है? कृषि एवं मजदूरी है। तो यह जनजाति प्रमुख रूप से बारी नामक खेती करती है। लिख लीजिए, लिखिए यह जनजाति प्रमुख रूप से, प्रमुख रूप से बारी नामक क्या करती हैं? तो बारी नामक खेती करती हैं। बारी नामक खेती करती हैं। और यहाँ सरसों, साग सब्जी, तंबाकू के साथ साथ लिखिए यहाँ सरसों, साग सब्जी और तंबाकू के साथ साथ कोडन और कुटकी नामक धान की खेती भी मुख्य रूप से की जाती है। लिख लीजिए कोडन एवं कुटकी, कुटकी नामक खेती भी की जाती है। खेती प्रमुख रूप से की जाती है। तो पेज की अगर बात करें तो मुख्य भोजन है इनका पेज। पेज से आप क्या समझते हैं? लिखिए, मैं बताती हूँ आपको। तो पेज लिख लीजिए, पेज इनका मुख्य भोजन है। पेज लिखकर ब्रैकेट में लिख लीजिए, साथ साथ मोटे अनाज तथा नमक का घोल। नमक का घोल इनका मुख्य भोजन है। मुख्य भोजन है। तो देखिए गोंड जनजाति का आर्थिक जीवन देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? गोंड जनजाति का आर्थिक जीवन। तो ये स्वावलंबी आदिवासी हैं। इनका मुख्य व्यवसाय कृषि एवं मजदूरी है। तो बात करें जिस जनजाति के प्रमुख रूप से, तो ये बारी नामक खेती करती है। सरसों, साग सब्जी, तंबाकू के साथ साथ कोडन एवं कुटकी नामक खेती भी इनकी क्या है? प्रमुख है। यानी मोटे अनाज जो है इनका प्रमुख भोजन है। अब लगा लीजिए इनका धार्मिक
जीवन। फिर हमारी गौण जनजाति कंप्लीट, तो लिख लीजिए धार्मिक जीवन। धार्मिक जीवन, तो धार्मिक जीवन की अगर बात की जाए तो धार्मिक जीवन गौण जो जनजाति है वो आत्मवाद है, आत्मवाद को मानती है। ये लिख लीजिए, गौण जनजाति आत्मवाद को मानती है। किसे मानती है? आत्मवाद को। आत्मवाद को मानती है। दुल्हा देव गौंडों के प्रमुख देवता हैं। लिख लीजिए दुल्हा देव, लिखिए दुल्हा देव गौंडों के प्रमुख देवता हैं। इनके क्या है? प्रमुख देवता हैं। इसके अतिरिक्त गौंड जाति के लोग, लिखिए इसके अतिरिक्त गौंड जनजाति के लोग, जाति के लोग, लिख लीजिए बूढ़ादेव, नागदेव, बूढ़ादेव, नागदेव, बड़ा देव आदि की पूजा करते हैं। पूजा करते हैं। तो देखिए जनजाति आत्मवाद को मानती है। किसे मानती है? जनजाति आत्मवाद को मानती है। और दुल्हा देव गौंडों के प्रमुख देवता हैं। याद रखिए बात। तो इनके प्रमुख देवता कौन है? दुल्हा देव गौंडों के प्रमुख देवता है। इसके अतिरिक्त गौंड जाति के लोग बूढ़ादेव, नागदेव और बड़ा देव की क्या करते हैं? पूजा करते हैं। आगे लिखिए इनमें। इतनी बात याद हो गई? आगे लिखिए फिर। तो देखिए गौंड अपने कृषि औजारों की भी क्या करते हैं? पूजा करते हैं। लिख लीजिए ये अपनी जो अपने कृषि औजार हैं, ये अपने कृषि औजार या कृषि औजारों की पूजा करते हैं। पूजा करते हैं और ये जादू में विश्वास रखते हैं। लिख लीजिए इनका जो वृक्ष है, महत्वपूर्ण वृक्ष कौन सा है? महुआ है। लिख लीजिए जादू में विश्वास करते हैं। ये जादू में विश्वास रखते हैं। विश्वास रखते हैं और इनका प्रमुख वृक्ष महुआ है। प्रमुख वृक्ष कौन सा है? महुआ है। महुआ है। तो ये हो गई हमारी गौंड जनजाति आज कंप्लीट। तो देखिए इनमें हमने बात की अपने कृषि औजारों की क्या करते हैं? पूजा करते हैं। जादू में क्या करते हैं? विश्वास रखते हैं। इनका प्रमुख वृक्ष क्या है? महुआ है। प्रमुख वृक्ष कौन सा है? महुआ है। तो आज हमने गौंड जनजाति की बात कर ली है। इनकी सामाजिक बनावट, शारीरिक बनावट देखी, सामाजिक जीवन देखा है, सांस्कृतिक जीवन देख लिया, आर्थिक जीवन देख लिया, धार्मिक जीवन देख लिया। तो ये जनजाति हमारी हुई कंप्लीट। तो आगे हम बात करने वाले हैं भील जनजाति की। कौन सी जनजाति? भील जनजाति। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।